प्राइवेट सप्लाई कंपनियां घाटा उठाने वाले कंज्यूमर्स को बिजली नहीं देंगी, वह किसानों को बिजली नहीं देंगी। मैं समझता हूं कि इस सरकार ने प्राइवेटाइजेशन का जो पॉलिसी अपनाया है उसका एक शिकार पावर सेक्टर भी है। तो मुंबई की रिलायंस की कंपनी से उसने मान लीजिए ट्रांसफार्मर लिए, कंडक्टर्स लिए, कोई और चीज़ लिए, तो उसके एग्जेगरेटेड दाम दिखाए। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ जो है 300 रुपये की है, उसका दाम 500 रुपये दिखाया, उसका दाम 600 रुपये दिखाया। प्राइवेट कंपनी ने खुद फ्रेंचाइजी लिया, कुछ साल के बाद एक नई कंपनी को बेच दिया फ्रेंचाइजी। मतलब ये सरासर लूट है। और जब दिल्ली में ऐसे ट्रांसफ़र हुआ था तो CAG ऑफ दिल्ली मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसने आई थिंक 6000 करोड़ का घपला निकाला था। बिजली निजीकरण को लेके लोगों के मनों में बहुत सारे सवाल जो थे वो खड़े हो रहे थे, जिसके बाद बजट सेशन में जो बिजली को लेकर सवाल किए गए हैं उनका क्या असर होगा आने वाले समय पर और लोगों के ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र दुबे जी, जो कि चेयरमैन हैं ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के, और पद्मजीत सिंह जी जो चीफ पैट्रन है ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के। स्वागत करते हैं सर हम आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो बिजली संशोधन बिल जो पेश किया गया है बजट सेशन के दौरान, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे देखते हैं उस बिल को आप? देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का जो कल का पूरा बजट भाषण है वह एक प्रकार से प्राइवेटाइजेशन का भाषण है। केवल बिजली के क्षेत्र की ही बात नहीं, उन्होंने तो सारे पब्लिक सेक्टर्स की प्राइवेटाइजेशन का ऐलान कर दिया है। लेकिन बिजली के क्षेत्र में जो एक खास ऐलान किया गया है कि कंज्यूमर्स को पोर्टेबिलिटी होगी और एक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में एक से ज़्यादा बिजली कंपनियां काम करेंगी और ये कंज्यूमर का चॉइस होगा कि कंज्यूमर जिस बिजली कंपनी से चाहे उससे बिजली ले। एक प्रकार से उदाहरण दिया गया है मोबाइल का, लेकिन दोनों बातों में अंतर है। मोबाइल वायरलेस सिस्टम है, बिजली में बिजली का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, ट्रांसमिशन का नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है। इस नेटवर्क पर अरबों खरबों रुपए सार्वजनिक संपत्ति के लगे हुए हैं, यानी जनता का पैसा लगा हुआ है। अगर एक क्षेत्र विशेष में प्राइवेट कंपनियां आएंगी काम करने के लिए तो इसी नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगी, जो नेटवर्क सरकारी है, जिस नेटवर्क का मेंटेनेंस सरकार करेगी, जिस नेटवर्क पर सारा पैसा सरकार को खर्च करना है उसको स्ट्रेंथन भी सरकार करेगी। यानी जो कल की बजट की घोषणा है उसका सीधे शब्दों में अर्थ यह है कि प्राइवेट कंपनियां डिस्ट्रीब्यूशन के सरकारी नेटवर्क का उपयोग करेंगी, उसमें बिना एक पैसा इन्वेस्ट किए और उससे मुनाफा कमाएंगी। सबसे बड़ा खतरा इससे क्या है? सबसे बड़ा खतरा यह है कि प्राइवेट कंपनियां मुनाफे के लिए आएंगी जी, वो घाटे के लिए नहीं आएंगी। नतीजा क्या होगा? यह कंज्यूमर्स का चॉइस नहीं है, दिस विल बी सप्लायर्स चॉइस। प्राइवेट सप्लाई कंपनियां घाटा उठाने वाले कंज्यूमर्स को बिजली नहीं देंगी, वह किसानों को बिजली नहीं देंगी, वह बिलो पॉवर्टी लाइन को बिजली नहीं देंगी, वह 500 यूनिट तक उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली नहीं देंगी, वह सिलेक्टेड एरियाज में इंडस्ट्रीज को बिजली देंगी, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को बिजली देंगी, यानी मुनाफे वाले क्षेत्र में बिजली देंगी। इसका दुष्परिणाम क्या होगा? इसका दुष्परिणाम ये होगा कि जब प्राइवेट कंपनियां मुनाफे वाले कंज्यूमर्स को बिजली देंगी तो सरकारी बिजली की कंपनी जो है बाय डिफ़ॉल्ट वह घाटे वाले कंज्यूमर्स उसके पास रह जाएंगे। अभी बिजली कंपनियों का बड़ा घाटा है और यह घाटा बिजली कंपनियों का इस व्यवस्था के बाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यह इलाज नहीं है, यह एक प्रकार से अरबों खरबों रुपए के जो सरकारी संपत्ति है, सरकार का बनाया हुआ नेटवर्क है, उस नेटवर्क के जरिए मुनाफा कमाए प्राइवेट कंपनियां, यह उसका बजट है। ये तो होगी ना कंज्यूमर्स की बात कि कंज्यूमर्स को इसका नुकसान होगा, पर हम आपसे जानना चाहेंगे पद्मजीत सिंह जी कि आम लोगों को इसका क्या नुकसान होगा, आम जनता के लिए ये कैसे हानिकारक होगा? इसमें एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि आज के दिन में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम, सबसे बड़ी तकलीफ़ जो पावर सेक्टर को है, फाइनेंशियल सिकनेस। मतलब फाइनेंशियली
तकरीबन सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स या डिस्कॉम्स, गवर्नमेंट डिस्कॉम्स बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, और उसको ठीक करने की जगह ये एक ऐसा फार्मूला इन्होंने अपनाया है कि जो प्रॉफिटेबल एरियाज़ हैं, प्रॉफिटेबल एरियाज़ प्राइवेट पार्टी को जाएंगे, और मतलब है लो रेवेन्यू एरियाज़ लाइक डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर वो सरकारी कंपनियों के पास रह जाएंगे। यकीनन सरकारी कंपनियों का बट्ठा दिवाला बैठा ही बैठा। ऐसा इलाज जिससे सुधरने की जगह और बेड़ा गर्क हो जाए हमें और नज़र नहीं आता। और उसका मैं एक सबूत आपको दे दूं कि जब ये प्राइवेटाइजेशन का लहर पावर सेक्टर में भी चला तो एक कॉरपोरेशन के चेयरमैन, जो आप कह सकते हो कॉरपोरेट्स का स्पोक्समैन है, उसका ये बयान था, अरे वाह, एक मार्केट खोल दिया गया है विच इज़ मोर देन टेलीकॉम मार्केट। मतलब है इनको मार्केट खोलना मीन्स मुनाफे बनाने का क्षेत्र उनके लिए खोल दिया गया है। तो ये मैं समझता हूँ इस सरकार ने मतलब पब्लिक या इकोनॉमिकली वीक लोगों को सपोर्ट देने की जगह कॉरपोरेट्स को मैक्सिमम प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट देने की पॉलिसी है। ये मतलब है मैं समझता हूँ कि इस सरकार ने प्राइवेटाइजेशन का जो पॉलिसी अपनाया है उसका एक शिकार पावर सेक्टर भी है। सारे लोग जानते हैं जिस तरीके से 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एक कॉरपोरेट हाउस को बेच दिए गए। हर जगह डिफेंस प्रोडक्शन, स्पेस, जो मर्जी आप देख लो, प्राइवेटाइजेशन ही चल रही है। और प्राइवेटाइजेशन का एक ही मतलब है कॉरपोरेट्स को और प्रॉफिट बनाने के रास्ते दे दो और रिच बिकम्स रिचर, और जो गरीब लोग हैं वो और पिसते जाएंगे। लोगों को क्या होगा, मैं समझता हूँ कि जो सरकारी कंपनीज हैं वो फाइनेंशियली कैसे चलेंगी हमें समझ नहीं आता। जो ऑलरेडी फाइनेंशियल मुसीबत में है उसको और फाइनेंशियल मुसीबत, उसको तो टैरिफ मार्केट से खरीदनी पड़ती है, जनरेटर से। अगर उसके पास पैसे ही नहीं होंगे वो खरीदेगा कैसे और लोगों को देगा कैसे। जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं या फार्मर्स हैं उनको बिजली कैसे देगा। तो ये हम समझते हैं कि पब्लिक के खिलाफ और बहुत ही गलत कदम उठाया गया है, और एसेंशियल सर्विस को एसेंशियल सर्विस ना समझ के प्रॉफिट का जरिया बनाना ताकि चंद लोग, चंद कॉरपोरेट्स प्रॉफिट पे प्रॉफिट लूट लें और बाकी लोग जाएं भाड़ में। जैसे आपने बताया कि प्राइवेट कंपनीज़ को इसके साथ फ़ायदा होगा, ये तो बात साफ़ है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हमें पहले होता था कि सरकारी नौकरी अगर किसी की लगती थी तो बहुत खुशी मनाते थे, पर जैसे सरकारी कंपनियों का जो हाल हो जाएगा इसके बाद में प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी, प्राइवेट कंपनीज आ जाएंगी, तो क्या सरकारी मुलाजम है उनके ऊपर इस चीज़ का क्या असर पड़ेगा? फिर अभी असर पड़ रहा है। देखिए, पावर सेक्टर में यह जानकारी लोगों को, आम लोगों को नहीं है। पावर सेक्टर में ज़्यादातर काम जो मीटरिंग के हैं और बिलिंग के हैं वह प्राइवेट एजेंसीज को सौंपे जा चुके हैं, और लाखों कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं जिनको 10,000 रुपये सैलरी मिलती है, और उसमें भी कॉन्ट्रैक्टर कुछ पैसा उनका दबा लेता है जी। तो दिस इज़ लीडिंग टू ए करप्ट प्रैक्टिसेस आल्सो, और इसका सबसे बड़ा नुकसान इस सेक्टर को हो रहा है जी। आपने पूछा कि प्राइवेटाइजेशन के बाद कर्मचारियों का क्या होगा। दिल्ली इसका उदाहरण है। दिल्ली बहुत पड़ोस में है। दिल्ली में 2002 में जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो उसके बाद 9,000 कर्मचारी रिटायरमेंट लेके चले गए। अच्छा। क्योंकि उनको ये कहा गया कि प्राइवेट कंपनियों की शर्तों पर आपको काम करना पड़ेगा, और उनके रिटायरमेंट के बेनिफिट्स भी अभी सभी के सेटल नहीं हो पाए। 18 साल हो गए, लोग भटक रहे हैं, लोग धक्के खा रहे हैं। सेम थिंग हैपेंड इन उड़ीसा। उड़ीसा में जब निजीकरण हुआ तो उड़ीसा में तो 4 कंपनियां बनाई गई। उन 4 कंपनियों के कर्मचारी धक्के खा रहे हैं। जो कर्मचारी थे या तो रिटायरमेंट लेके चले गए तो उनके रिटायरमेंट के बेनिफिट्स उनको नहीं मिल रहे हैं, जो प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं। अब प्राइवेट कंपनी क्या कर रही है, अभी टाटा ने उड़ीसा में क्या किया,
10-10 साल के 5-5 साल की नौकरी के जो टाटा के एम्प्लॉई हैं उनको 25 साल की 30 साल की सर्विस के जो अनुभवी कर्मचारी हैं बिजली बोर्ड के उनका बॉस बना दिया। वह कोई इतराज़ करते हैं तो वो लोग कहते हैं इनके अंडर में काम करना तो करिए, नहीं तो घर जाइए। तो प्राइवेट सेक्टर के आने के बाद हायर एंड फायर अभी एक नया सिस्टम आया। कई राज्यों में और केंद्र सरकार ने भी इसकी बातचीत किया, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या है? यह भी एक प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन है कि जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, वह प्रोजेक्ट 5 साल के लिए बनता है तो 5 साल का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। प्रोजेक्ट पूरा हो गया, 5 साल के बाद आप घर जाइए, किसी दूसरे प्रोजेक्ट में आप नौकरी ढूंढिए। तो कर्मचारियों के लिए इस प्राइवेटाइजेशन से इंडस्ट्री के लिए भी और कर्मचारियों के लिए भी सबसे ज़्यादा मुसीबत एम्प्लॉइज के लिए है। और उड़ीसा और दिल्ली इसके एग्जाम्पल हैं। और सारे भारत में जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर मीटरिंग प्राइवेट एजेंसीज के हाथ में दे दिया है तो इलेक्ट्रिसिटी में मीटर किसको कहते हैं? तराजू को कहते हैं। अगर तराजू कोई दुकानदार अपना ठेके पर दे दे तो उस दुकान का केवल दिवाला निकलना होता है। तो जब मीटरिंग प्राइवेट एजेंसीज के हाथ में दे दिया है, बड़े पैमाने पर पूरे देश में दे दिया है, तो ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये दिवाला निकल रहा है। दिस इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट नाइदर फॉर द एम्प्लॉइज। और बजट की बात आप करें तो मैं एक लाइन में केवल बजट को कह दूँ, एक पंक्ति में केवल कहूँगा, दिस इज़ प्राइवेट अनलिमिटेड। जी, भारत में प्राइवेटाइजेशन का जो आज तक का सफ़र है उसे आप कैसे देखते हैं? जो हमने देखा प्राइवेटाइजेशन ऑफ, सबसे पहले पावर जनरेशन में हमने देखा कि बड़े बड़े मल्टी बिलियनर कॉरपोरेट्स हज़ारों मेगावाट के बिजली घर बनाए उन्होंने, और हेराफेरी के साथ ज़्यादा टैरिफ पर बेचा वो बिजली को स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को। हम लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की, कई अदालतों में इंजीनियर्स ने, एम्प्लॉयज़ ने इसको रोकने की कोशिश की कि ये देखो ये तो लूट रहा है, ये तो नाजायज़ प्रॉफिट बना रहा है, इसको रोको, लोगों के ऊपर बोझ पड़ रहा है। पर ऐसे लोग जो होते हैं इनके वकील भी टॉप के होते हैं, तो अदालत में भी ये पकड़ में नहीं आते। सो मैं समझता हूँ प्राइवेटाइजेशन मीन्स मैसिव हाई लेवल करप्शन, ये उसका नेट रिजल्ट है। बाकी आपने एक जो पूछा था रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज़, एज एन एम्प्लॉय मेरे ख्याल में कोई भी व्यक्ति समझ लेगा कि जो बंदा एक कंपनी में काम कर रहा है जो फाइनेंशियली सिक है, जी, फाइनेंशियली सिक मीन्स उसकी आमदन कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, उसको तो तनख्वाह देने की भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी। आगे पेंशन और जीपी फंड ये वो तो आगे की बातें हैं। सो बेसिकली किसी के भी एम्प्लॉय के इंटरेस्ट में नहीं है कि उसकी पावर कंपनी फाइनेंशियली सिक हो, बीमार हो। और अंडर प्रेजेंट सिस्टम क्या है कि हाई लेवल कंज्यूमर से भी रेवेन्यू आता है, लो लेवल कंज्यूमर से भी रेवेन्यू आता है, वो मिलाकर बिजली बोर्ड के खर्चे चलते हैं। अगर हाई रेवेन्यू कंज्यूमर्स प्राइवेट वाला ले गया तो ये तो बेड़ा गर्क हो ही गया। वो अगले महीने कहता है मेरे लिए तो पैसे देने के, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। ये तो एम्प्लॉयज़, मैं एक बात यकीन से कह सकता हूँ, जो भी प्राइवेटाइजेशन की एक्सरसाइज है उसमें सबसे बड़े विक्टिम्स, सबसे बड़े शिकार एम्प्लॉयज़ होंगे, बिना डाउट के। सबसे ज़्यादा मतलब नुकसान उनका ही होगा। जी, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ प्राइवेटाइजेशन के एक्सपेरिमेंट में। प्राइवेटाइजेशन के 2 एक्सपेरिमेंट हुए हैं जब से ये सो कॉल्ड रिफॉर्म चल रहे हैं। एक दिल्ली में हुआ है और दूसरा उड़ीसा में हुआ है, पूरे प्रांत के स्तर पर जो है। दिल्ली के प्राइवेटाइजेशन में बहुत घोटाले हुए हैं, असेट की वैल्यूएशन में भी घोटाले हुए हैं, जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने में भी घोटाले हुए हैं। और सबसे बड़ा घोटाला ये हुआ है कि जब प्राइवेट कंपनी को, टाटा को और रिलायंस को दिल्ली में बिजली का वितरण का काम सौंपा गया तो उनको फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट ने किया। पहले 3 साल किया, फिर 5 साल किया, हजारों करोड़ रुपए की फाइनेंशियल हेल्प उनको दी गई है और क्लीन बैलेंस शीट उनको दी गई। सेम थिंग हैपेंड इन उड़ीसा। और उड़ीसा में तो 1998 में प्राइवेटाइजेशन हुआ था और
2015 में उसको तीनों कंपनियों का रेगुलेटरी कमीशन ने लाइसेंस रद्द किया। रिलायंस की तीनों कंपनियां थीं और इस ग्राउंड पर रद्द किया कि रैम्पेंट करप्शन है, लॉसेस बढ़े हैं, लाइन लॉसेस बढ़े हैं, रेवेन्यू का रियलाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। तो कंपनियां जो है फर्जी बाड़ा भी करती हैं। फर्जी बाड़ा की रेगुलेटरी असेट दिल्ली में 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की हो गई है, जिसका बोझ अंततः कंज्यूमर को उठाना पड़ेगा। ये फर्जी बाड़ा कैसे होता है? फर्जी बाड़ा मैं जैसे दिल्ली की कंपनी का बताऊं, दिल्ली में रिलायंस की कंपनी मुंबई के में जब रिलायंस थी, अब अदानी है, अदानी को बेच दिया है उसने, रिलायंस ने, तो मुंबई की रिलायंस की कंपनी से उसने मान लीजिए ट्रांसफार्मर लिए, कंडक्टर्स लिए, कोई और चीज़ लिए, तो उसके एग्जेगरेटेड दाम दिखाए। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ जो है 300 रुपये की है, उसका दाम 500 रुपये दिखाया, उसका दाम 600 रुपये दिखाया। तो ये लोडिंग जो हुई, यह भी अल्टीमेटली कंज्यूमर्स पर जाकर लोडिंग हुई। तो प्राइवेटाइजेशन का एक्सपेरिमेंट, जैसा अभी पदमजीत सिंह जी ने बताया, एम्प्लॉइज के लिए ना सही है ना कंज्यूमर्स के लिए सही है। द एक्सपेरिमेंट हैज़ मिजरेबली फेल्ड और इसीलिए तो उड़ीसा में कैंसिल हुआ। और उड़ीसा में बस एक पॉइंट की ओर बताना चाहता हूँ कि उड़ीसा में 2 कंपनियाँ आई थीं। एक दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी थी AES कंपनी, अमेरिका की कंपनी। एक भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी थी रिलायंस जी। AES कंपनी 1 साल में ही भाग गई। कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड का पैसा लेके भाग गई। और कितना बड़ा घोटाला है उड़ीसा में, AES कंपनी पैसे का भुगतान किए बगैर भाग गई वितरण से, लेकिन जनरेशन में आज भी वहाँ काम कर रही है। और वो कहते हैं ये अलग कंपनी, ये अलग कंपनी, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। रिलायंस का सौदा रद्द हो गया, अब फिर वहाँ पर टाटा को दे दिया गया है। और टाटा भी वही कह रहे हैं कि हमारी शर्त पर कर्मचारी काम करना चाहे तो करें, न करना चाहे तो घर जाएं। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण इबारत है। चंडीगढ़ में जो यूटी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, जिसको प्राइवेट करने में सरकार इतनी जल्दी कर रही है, उसके पीछे के क्या कारण है? देखिए, पहला कारण तो ये है कि चंडीगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पर लॉस मेकिंग एरिया है ही नहीं। चंडीगढ़ की पावर यूटिलिटी में केवल 150 प्राइवेट ट्यूबवेल हैं, ओनली 150 प्राइवेट ट्यूबवेल। वहाँ कोई ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, सब शहरी क्षेत्र हैं। चंडीगढ़ में बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, औद्योगिक प्रतिष्ठान है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान है। चंडीगढ़ के लॉसेस 9.2% है, सिंगल डिजिट में चंडीगढ़ के लॉसेस हैं। और चंडीगढ़ में जो खतरनाक काम हो रहा है वह यह हो रहा है कि टेंडर जो है 100% इक्विटी बेचने का है। यह भारत में पहली बार हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन आज की तारीख में दिल्ली में है, उड़ीसा में है, मुंबई में है, कोलकाता में है, अहमदाबाद में है, सूरत में है और ग्रेटर नोएडा में है। इतनी जगह प्राइवेटाइजेशन है। इन सब जगहों पर 51% इक्विटी प्राइवेट को दी गई है, उनका मैनेजमेंट है, लेकिन 49% गवर्नमेंट के पास है। चंडीगढ़ पहला एग्जाम्पल है जहां 100% इक्विटी बेची जा रही है। यानी 100% बेचने का मतलब कि सब कुछ निजी क्षेत्र के हाथ में। और सरकार ने ये कहा कि जिस दिन ये हम बेच देंगे उस दिन के बाद से कर्मचारियों से भी हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि 1% इक्विटी भी सरकार की नहीं होगी। अभी बजट की बात आपने किया था, तो बजट में निर्मला सीतारमण जी ये कह रही हैं कि हर क्षेत्र में 2 कंपनियां, एक से ज़्यादा कंपनियां होंगी, कंज्यूमर को चॉइस देंगे। मैं आपके माध्यम से एक सवाल केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब एक और आप कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में 1 से ज़्यादा सप्लाई कंपनी होंगी और चंडीगढ़ की 100% इक्विटी बेच रहे हैं जी, तो जब 100% इक्विटी एक प्राइवेट कंपनी के हाथ में बेच देंगे तब दूसरी कंपनी वहाँ कहाँ से आएगी? चंडीगढ़ के और भी मामले हैं, मैं चाहता हूँ पदमजीत सिंह जी कुछ और ऐड करें इसके ऊपर। मैं समझता हूँ सबसे अगली फेस, बदसूरत चेहरा प्राइवेटाइजेशन का अगर आपने देखना है तो चंडीगढ़ जाके देखिए कि नॉर्मली क्या करते हैं। कंपनी वो बेची जाती है जो घाटे में चल रही हो, जो सर्विस ठीक ना दे रही हो, लोग परेशान हो। चंडीगढ़ में कंपनी फायदे में जा रही है, लोग खुश हैं। टैरिफ चंडीगढ़ का पंजाब से कम है, हरियाणा से कम है। सरकार को इस बात की भी तकलीफ है कि इसको बेचो। अच्छा, और देखो कि गवर्नमेंट की जो फिलॉसफी है, इट इज ब्रिटिश एंड अमेरिकन फिलॉसफी कि कंपटीशन जहां होगी रेट्स डाउन आएंगे, पब्लिक को फायदा होगा। ये फिलॉसफी है कंपटीशन की। ये मतलब
मायना, बट चंडीगढ़ में जब 100% ही बेच दिया तो कंपटीशन का तो नाम खत्म ही कर दिया। तो वो जो मर्जी रेट लगाए पब्लिक पिस जाएगी। आज किसी से भी पूछ लो, किसी डोमेस्टिक, भाई तो पंजाब में रहते हो तुम्हारा डोमेस्टिक टैरिफ कितना है, तुम हरियाणा में रहते हो तुम्हारा डोमेस्टिक टैरिफ कितना है, और चंडीगढ़ में कितना है, किसी से पूछ लो। सरकार को ये बात भी मंजूर नहीं है कि ये कंपनी अच्छी तरह चल रही है, फायदे में चल रही है, लोगों को अच्छी सर्विस दे रही है। मैं समझता हूँ एक पब्लिक से द्रोह किया जा रहा है। और इसका बैकग्राउंड ये है, 12 मई 2020 मुल्क पैंडेमिक में भिड़ रहा है, परेशान है। सरकार एक मीटिंग करती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर में 12 मई, और डिसीजन ये लेती है कि क्योंकि हम यूनियन गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज के मालिक हैं, इसलिए हम फैसला करते हैं कि आगे से सारे के सारे यूनियन टेरिटरीज की बिजली को प्राइवेटाइज किया जाए। और ये हम हुक्म इशू करते हैं, लागू करते हैं, क्योंकि हम यूनियन गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज का मालिक है, किसी स्टेट गवर्नमेंट को पूछने की जरूरत नहीं। अगर पंजाब या हरियाणा किसी से पूछेगा भाई तुम कौन होते, तो स्टेट गवर्नमेंट बैठी है उससे पूछो। पर यूनियन टेरिटरी में मालिक इज द होम मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अंडर दैट कंडीशन उन्होंने ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिया, सारे के सारे यूटीज को प्राइवेटाइज करो। अच्छा, अगर यूनियन टेरिटरीज की अगर आप लिस्ट देखो ना, उसमें सबसे जो है पका हुआ फल खाने वाला चंडीगढ़ है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी, ये इतने अच्छे फल नहीं है खाने वाले। यूटी चंडीगढ़ है, जहां टोटली इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, डोमेस्टिक टैरिफ और ट्यूबवेल ना के बराबर। तो ऐसा जो इनको फल मिला, वो कहते हम ये तो हम नहीं खाएंगे, हम किसी प्राइवेट वाले को खिलाएंगे, और वो भी 100% खिलाएंगे, और ऊपर से कहेंगे अरे हम तो कंपटीशन ला रहे हैं, हम तो पब्लिक का फायदा कर रहे हैं। तो ये मैं तो समझता हूँ बहुत ही गलत स्टेप लिया, और इनकी अपने फिलॉसफी के अगेंस्ट है। ये कहते हैं कंज्यूमर चॉइस एक इनका है, मतलब कंज्यूमर चॉइस मीन्स कि अगर एक कंज्यूमर किसी सस्ती जगह से बिजली लेना चाहे वो ले जो ब्रिटिश फिलॉसफी है। पर ऑलरेडी जहां यूटी का रेट सबसे कम है, उधर आप कंज्यूमर चॉइस की बात कैसे कर रहे हो? जी, प्राइवेटाइजेशन लाकर गवर्नमेंट जो बदलाव लाना चाह रही है, वो जो चाह रही है कि प्राइवेट कंपनियां की निवेश करें और जो बदलाव आए, उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? प्राइवेट कंपनियों ने कहीं निवेश नहीं किया। मैं फिर उड़ीसा का उदाहरण देना चाहता हूँ। उड़ीसा में 2001 में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, सुपर साइक्लोन, और उस साइक्लोन में इलेक्ट्रिसिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, बिजली का, खंभे हैं, तार हैं, टावर्स हैं, वो सब गिर गए थे। उसी के बाद भागी है अमेरिका की कंपनी AES कंपनी ने ये कहा कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को रीइरेक्ट करने के लिए हम एक भी पैसा खर्च नहीं करेंगे, पैसा सरकार दे। सरकार ने कहा कि जब हमने आपको दे दिया है, और सुपर साइक्लोन तो एक दैवीय आपदा है, तो आपको इसमें पैसा खर्च करना चाहिए। उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं खर्च करेंगे। अभी पिछले साल फिर उड़ीसा में एक सुपर साइक्लोन आया जी, और फिर सरकार ने मदद किया। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्राइवेट कंपनियां नहीं आ रही हैं, प्राइवेट कंपनियां तो मुनाफा कमाने के लिए आ रही हैं। इसका एग्जाम्पल दिल्ली भी है, इसका एग्जाम्पल उड़ीसा भी है, और इसके अलावा मैं बताऊं, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर फ्रेंचाइजी भी दिए गए हैं जी, और फ्रेंचाइजी से बड़ा कोई घोटाला नहीं है। जैसे मैं आगरा का उदाहरण दूं, आगरा में जो उत्तर प्रदेश में कास्ट ऑफ पावर है कंज्यूमर तक बिजली पहुंचाने की, रेगुलेटरी कमीशन को जो उत्तर प्रदेश के पावर कॉर्पोरेशन ने लिख के दिया है, वो 7 रुपये 5 पैसे पर यूनिट है। और आगरा में टोरेंट कंपनी को पावर कॉर्पोरेशन 4 रुपये 35 पैसे में बिजली देता है। करीब 2000 मिलियन यूनिट बिजली प्रति वर्ष हम प्राइवेट कंपनी को आगरा में दे रहे हैं। कितना घाटा उठा के दे रहे हैं? 2.5 रुपये का घाटा उठा के दे रहे हैं पर यूनिट। तो प्रति वर्ष हम 500 करोड़ का नुकसान उठा रहे हैं। तो प्राइवेट कंपनी तो मुनाफा उठा रही है, गवर्नमेंट की कंपनी घाटा उठा रही है। सेम थिंग हैपेंड एट उज्जैन।
उज्जैन में अभी कुंभ लगा था, 2016 की बात है। उस कुंभ के दौरान जो प्राइवेट कंपनी वहाँ पर थी, एसएल कंपनी, उस प्राइवेट कंपनी ने कुंभ में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर टेम्परेरी और कुछ सब परमानेंट और कुछ परमानेंट बनाना पड़ता है, जिससे जनता को कोई दिक्कत ना हो। प्रयाग के कुंभ की बिजली की बहुत खबरें आती हैं। तो प्राइवेट कंपनी ने कहा हम तो एक भी पैसा कुंभ में नहीं खर्च करेंगे, और अल्टीमेटली मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को उज्जैन का, सागर का और ग्वालियर का टेंडर उनका करार रद्द करना पड़ा, और वो लोग गए, वहां से भाग गए। लेकिन सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है नागपुर का है। नागपुर प्राइवेट कंपनी को दिया गया, जिस कंपनी को दिया गया उस कंपनी ने एक दूसरी प्राइवेट कंपनी को फ्रेंचाइजी बेच दिया। प्राइवेट कंपनी ने खुद फ्रेंचाइजी लिया, कुछ साल के बाद एक नई कंपनी को बेच दिया फ्रेंचाइजी। और प्रधानमंत्री का दौरा 2 साल पहले होने वाला था, सितंबर 2019 की बात है। प्रधानमंत्री के दौरे के एक दिन पहले प्राइवेट कंपनी ने कह दिया अब हम यहाँ काम नहीं करेंगे, अब सरकार की कंपनी इसको आए संभाले। तब महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, उसको अचानक वहां के लोगों को आके संभालना पड़ा। जो है, मैं एक और उदाहरण बता रहा हूँ। मुंबई की बरसात सबको मालूम है कि मुंबई में बरसात कितनी जबरदस्त बरसात होती है। मुंबई के लिए वर्षा कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मुंबई की वर्षा में जब रिलायंस कंपनी वहां की बिजली व्यवस्था नहीं संभाल पाई, यह लोगों की गलत फहमी है। पूरी मुंबई में प्राइवेटाइजेशन नहीं है। जो नवी मुंबई है वहां पर सरकारी कंपनी के लोग काम करते हैं, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लोग काम करते हैं। तो जब रिलायंस कंपनी बिजली की व्यवस्था नॉर्मल नहीं कर पाई, वर्षा के बाद जोरदार वर्षा जो मुंबई में होती है, तो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के इंजीनियर्स ने आके उसको नॉर्मलाइज किया। तो प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से जनता को सरकार कुछ नहीं देना चाहती है, सरकार कारपोरेट घरानों को देना चाहती है। यह बात जनता को समझना चाहिए। इसके मैं सिर्फ 2 और उदाहरण दूं, सिर्फ 2 उदाहरण। अगर कोई भी सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कोई भी ले लो, अगर उधर तूफान आए और उस तूफान में उसके पोल गिर जाए, लाइनें डाउन आ जाए, बिजली बंद हो जाए, तो क्या होता है? वो कंपनी कहेगी सबसे पहले बिजली चालू करो, खर्चा बाद में देखेंगे, बिजली पहले चालू करो। ये होता है। और उड़ीसा में जब ऐसा तूफान आया जिसको बोलते हैं सुपर साइक्लोन, प्राइवेट कंपनी कहता है बिजली जाए भाड़ में, मैं नहीं चालू करता जब तक मुझे एडवांस में पैसे नहीं मिलते। ये फर्क है। यू सी, इट्स ए डिफरेंट, मतलब बिल्कुल आउटलुक ही बदल गया। और एक और एग्जांपल, जो मतलब है जैसे कहते हैं ना, एक चावल का दाना ही बहुत होता है। जब ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ चंडीगढ़ की बात चल रही थी, तो सवाल ये उठा कि जो भी एसेट्स ट्रांसफर होंगे फ्रॉम पब्लिक चंडीगढ़ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग टू प्राइवेट कंपनी, उसका रेट क्या लगाना है। उस टाइम ये फैसला लिया गया कि जो भी बिजली घरों का इक्विपमेंट है, जो भी है, क्योंकि उनके कॉस्ट के कागज हमारे पास नहीं है, इसलिए हर एक आइटम 1 रुपये पर ट्रांसफर की जाए। ट्रांसफॉर्मर हो, बिजली घर हो, जो महंगे से महंगा हो, लाखों का हो, ये तो हमें, क्योंकि हमारे पास उसका खर्चा का डिटेल नहीं है, इसलिए 1 रुपये में, 1 रुपये में, मतलब ये सारा सर लूट है। और जब दिल्ली में ऐसे ट्रांसफर हुआ था तो CAG ऑफ दिल्ली, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने आई थिंक 6000 करोड़ का घपला निकाला था। तो ये मैं समझता हूँ घपला ही घपला है, जिसमें पब्लिक सेक्टर को लूटो और प्राइवेट वालों की जेबें भर दो। ये है चंडीगढ़ की कहानी। इन सबके बीच AIPEF का क्या रोल रहा है? देखो, हम जो कर रहे हैं, हम सरकार को बार बार इस पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। देखो, बात ये है, विसल ब्लोअर जो बोलते हैं ना, अगर कोई शरेआम गलत काम हो रहा है और भाई कोई तो हो कहे भाई ये तबाही का रास्ता है, छोड़ो, मत करो, ये पब्लिक के खिलाफ जा रहे हो, तो हम तो बार बार उनको कह रहे हैं। और ये क्योंकि क्या कहें, कठपुतलियों की तरह कॉरपोरेट्स के पास डोर है, ये तो नाचने वाले हैं। तो दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ द पावर सेक्टर। देखिए, इसमें मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। AIPF का रोल आपने पूछा जो है, तो पैंडेमिक के दौरान, इस महामारी के दौरान 17 अप्रैल 2020 को
इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 जारी किया गया। अब उसका नाम 2021 कर दिया गया है। तो एक बड़ा सवाल आता है, लोग पूछते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल का ऑल इंडिया पावर फेडरेशन और देश के अन्य बिजली कर्मी और फेडरेशन क्यों विरोध कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 में पहली व्यवस्था तो ये दी गई है कि विद्युत वितरण के क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूशन सब लाइसेंसी और फ्रेंचाइजी आएंगी, और डिस्ट्रीब्यूशन सब लाइसेंसी के नाम पर प्राइवेट कंपनियां आएंगी, उनको बिजली वितरण का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो फ्रेंचाइजी नियुक्त किए जाएंगे उनका अप्रूवल भी नहीं चाहिए रेगुलेटरी कमीशन से। तो क्या होगा कि सड़क छाप ठेकेदार आ जाएंगे, केवल क्वालिटी ही नहीं गिरेगी, भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। निजी क्षेत्र, फिर मैं एक बार कह रहा हूं, चेरी पिकिंग करेगा। जो मुनाफे वाले क्षेत्र हैं वहां पर लूटपाट करने के लिए ये लोग आएंगे, और इसका अंततः असर उपभोक्ता पर पड़ेगा, क्योंकि ये बोझ कंज्यूमर पर जाएगा। दूसरी बड़ी बात इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में कही गई है कि सब्सिडी और क्रॉस सब्सिडी समाप्त हो जाएगी। सब्सिडी क्या है और क्रॉस सब्सिडी क्या है, यह आम आदमी को समझना बहुत जरूरी है। लागत से कम मूल्य पर हम जिन उपभोक्ताओं को बिजली देते हैं उसको सब्सिडी कहते हैं, और बिजली की लागत से थोड़ा ज्यादा मूल्य पर हम जिन उपभोक्ताओं को बिजली देते हैं जिनकी भुगतान करने की क्षमता है, जैसे उद्योग धंधे हैं, जैसे बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं, तो वह पार्शियली इसको सब्सिडाइज करते हैं उस नुकसान को जो हम किसानों को, गरीब उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पर बिजली दे रहे हैं, उसको क्रॉस सब्सिडी कहते हैं। अब सरकार कह रही है हम क्रॉस सब्सिडी और सब्सिडी समाप्त कर देंगे। इसका अर्थ क्या होगा? और वो कह रहे हैं कि कॉस्ट टू सर्व, यानी उपभोक्ता तक बिजली पहुंचाने की जो लागत है उससे कम मूल्य पर किसी को बिजली नहीं दी जाएगी। उपभोक्ता तक बिजली पहुंचाने की लागत सबसे ज्यादा किसकी आएगी? किसान की आएगी, क्योंकि बिजली पावर हाउस से पैदा होती है, ट्रांसमिशन लाइन में चली, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में चली, और रियल्टी लाइन में चलती हुई फैग एंड पर जाएगी किसान के पास। तो सबसे ज्यादा खर्चा आएगा किसान तक बिजली पहुंचाने का, यानी किसान के लिए बिजली 10 रुपए प्रति यूनिट, एक एवरेज देश का बता रहा हूं। और सबसे सस्ती बिजली किसकी हो जाएगी? उद्योगपतियों की हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए डायरेक्ट फीडर जाता है, तो डायरेक्ट फीडर जाएगा, उसमें कोई लॉसेस नहीं होते। तो सबसे महंगी बिजली किसान की होगी, सबसे सस्ती बिजली उद्योगपतियों की होगी, और जो बीच का कंज्यूमर है उसको सस्ती और महंगी इस तरीके से बिजली का भुगतान करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली यह सीधे सीधे ये सारी बातें कंज्यूमर पर जाने वाली हैं। जी। फिर एक बड़ी बात यह है कि इस समय देश में जो बिजली की उत्पादन क्षमता है वह 3,78,000 मेगावाट है, और अधिकतम बिजली की मांग 1,88,000 मेगावाट है। अभी जैसा बताया गया कि जेनरेशन को डी लाइसेंस कर दिया गया, तो मनमाने ढंग से जनरेटिंग स्टेशन आ गए। 34,000 मेगावाट के पावर प्लांट बंद पड़े हैं। इससे जिन पूंजीपतियों ने, जिन कारपोरेट घरानों ने पावर प्लांट लगाए उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा। पावर हाउस बंद होने से मैं इस बात को बलपूर्वक कह रहा हूं, उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा। जो कर्जा उन्होंने बैंक से लिया था वह बैंक का पैसा किसका है? आम जनता का पैसा है। वह कर्जा वो बैंक को वापस नहीं कर पा रहे हैं, एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो बैंक का नुकसान हो रहा है, यानी आम जनता का पैसा डूब रहा है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, एक ऐसा नियम बना रखा है भारत की सरकार ने कि वितरण कंपनियों को बिना बिजली खरीदे बिजली की दरों का भुगतान करना पड़ता है, जो फिक्स्ड चार्ज है। तो प्राइवेट कंपनियों के तो पावर हाउस बंद हैं, उन्हें किसी कर्मचारी को एक पैसा नहीं देना है, लेकिन वितरण कंपनियां उनको भुगतान कर रही हैं। मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण बताऊं, मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल में 8,000 करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है बिना एक यूनिट बिजली खरीदे। और ये 8,000 करोड़ रुपए किससे वसूला जाएगा? आम जनता से वसूला जाएगा। तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के जरिए इन्होंने एक नई अथॉरिटी का गठन करने की योजना बनाई है। उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी। एक नई अथॉरिटी, एक नई अदालत होगी, और वह अदालत ये तय करेगी कि अगर बिजली वितरण कंपनियां इन प्राइवेट कंपनियों को, जिनकी महंगी बिजली है, उसको नहीं खरीदती है और उनका भुगतान नहीं करती है, तो केंद्र सरकार को यह अधिकार होगा कि वह रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर को कहेगा कि उस राज्य की वितरण कंपनी को एक यूनिट बिजली भी न दी जाए। और राज्य की वितरण कंपनी बाजार से भी बिजली नहीं खरीद सकती। बाजार का मतलब एनर्जी एक्सचेंज से,
पावर एक्सचेंज से, वहाँ से भी बिजली नहीं खरीद सकती। यानी इतनी चिंता है कारपोरेट घरानों की कि कारपोरेट घरानों का भुगतान हो पहले, जनता की कोई चिंता नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, और इसको जोड़ के देखना पड़ेगा स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट से। स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट क्या है? निजी क्षेत्र को यह सब जो सार्वजनिक संपत्ति है, कितने मजेदार कानून बनाए गए हैं। पारा 2.6.1 में लिखा है कि पूरी वितरण कंपनी की जमीन, पूरी वितरण कंपनी की जमीन, जैसे पंजाब में एक वितरण कंपनी है तो पूरे पंजाब की जमीन प्राइवेट कंपनी को 1 रुपए में लीज पर दे दी जाएगी जी। अभी जैसे बताया गया कि चंडीगढ़ में जो असेट्स हैं वो सारी असेट 1 रुपए में, चूंकि उनका वो नहीं है, और असेट्स के लिए उसमें लिखा हुआ है कि असेट्स जो स्टैंडर्ड बिल्डिंग डॉक्यूमेंट में लिखा है जो ट्रांसफर की जाएंगी तो वह भी बाजार मूल्य पर नहीं, उनका जो मनमाना जो तय कर दिया जाएगा उस पर डिप्रिशिएटेड वैल्यू कोई होगी उस पर उसको बेच दिया जाएगा। जी जी। फिर उसके बाद वो लिख रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियां जो आएंगी उनको क्लीन बैलेंस शीट दी जाएगी, यानी आज की तारीख में जो घाटे हैं वितरण कंपनियों के, उन घाटों को सरकार अपने ऊपर ले लेगी। तो सरकार आज क्यों नहीं ले लेती भाई? ऐसी क्या दुश्मनी है सरकारी कंपनियों से कि प्राइवेट कंपनी के लिए तो सरकार ले लेगी। उतना ही नहीं, स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट में लिखा है कि महंगी बिजली सरकार खरीदेगी प्राइवेट कंपनियों से और उसको सब्सिडाइज करके प्राइवेट कंपनी को देगी। जो प्राइवेट कंपनियां वितरण में आएंगी उनको सब्सिडाइज करके बिजली दी जाएगी जी। तो आज ये क्यों नहीं सरकार कर लेती? आज तो इस बात का डंडा चलाया जा रहा है कि महंगी बिजली जो आप खरीद रहे हैं उसका भुगतान करिए। 1,35,000 करोड़ रुपए के बकाये हो गए हैं ऐसे जनरेटर्स के जो मनमाने दाम पर बिजली दे रहे हैं, तो उनके भुगतान के लिए हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। लेकिन निजीकरण के लिए डॉक्यूमेंट ये कह रहा है कि सरकार महंगी बिजली खरीद के सस्ती दर पर प्राइवेट कंपनी को देगी जिससे प्राइवेट कंपनी को नुकसान ना हो। स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के ओपनिंग पैराग्राफ में लिखा हुआ है टू promote and accelerate the private sector participation in electricity distribution, यानी सार्वजनिक संपत्ति की लूट की तैयारी हो रही है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 के जरिए और स्टैंडर्ड बिल्डिंग डॉक्यूमेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन के प्राइवेटाइजेशन का है। इसलिए बिजली कर्मी और बिजली इंजीनियर 3 फरवरी को सड़क पर उतर रहे हैं और 15 लाख बिजली कर्मचारी 3 फरवरी को एक जबरदस्त प्रदर्शन अपनी एकता का पूरे देश में करने वाले हैं। जैसे कि सर आपने बताया था कि जो सबसे महंगी बिजली है वो किसानों को पड़ेगी, किसानों को इसकी सबसे ज़्यादा कीमत भरनी पड़ेगी और किसान जो हैं वो इस बिल को लेके आंदोलन भी कर रहे हैं, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? इसको मैं समझता हूँ क्योंकि किसान लोग, किसान भाई इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं, उनके ऊपर असर हो रहा है, इसलिए थोड़ा समझाना ज़रूरी है। ये हो कैसे रहा है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में एक संस्था है जिसको बोलते हैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन मोटे तरीके से मैं समझाऊं एक बिजली की अदालत है। वो कंज्यूमर्स को भी सुनेगी, बिजली बोर्ड को भी सुनेगी और फिर कहेगी कि मैं ये तय करते हूँ कि टैरिफ डिफरेंट कंज्यूमर्स का कितना होगा। ये स्टेट रेगुलेटरी कमीशन की लीगल और स्टैट्यूटरी ड्यूटी है कि टैरिफ के फैसले ना तो सरकार करेगी ना कंज्यूमर्स करेंगे, एक इंडिपेंडेंट बॉडी जिसको बोलते हैं स्टेट रेगुलेटर। अच्छा, अब सवाल ये है कि आज तक जो इंडिपेंडेंट बॉडी चलती आ रही है उसमें इंडस्ट्रियल और हाई रेवेन्यू कंज्यूमर्स जो लार्ज सप्लाई उनका टैरिफ ज़्यादा होता है, डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर का सबसे कम होता है आज तक, और वो रेवेन्यू बैलेंस करके ये स्टेट रेगुलेटरी कमीशन टैरिफ देता है जिससे बिजली बोर्ड चलता है। अब सवाल ये उठता है कि सपोज स्टेट रेगुलेटरी कमीशन ने डिफरेंट कैटेगरीज का टैरिफ डिसाइड कर लिया। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहती है कि मैं किसानों को मुफ्त बिजली दूं तो वो कैसे होगा? उसको डिटर्मिन करने के लिए धारा 65 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, वो अलाउ करता है। कैसे? सेक्शन 65 कहता है
कि अगर किसी भी कंज्यूमर को कम रेट पे या फ्री रेट पर अगर बिजली देनी है तो उसका जो भुगतान है उसकी जो वैल्यू है स्टेट गवर्नमेंट इन एडवांस बिजली बोर्ड को दे। मोटे तौर से अगर पंजाब कहता है कि मैंने किसानों को मुफ्त बिजली देनी है तो धारा 65 कहती है कि जितना उस बिजली देने में खर्चा होगा सरकार को इन एडवांस पंजाब बिजली बोर्ड को देना पड़ेगा। दे दो, ठीक है, मतलब ताकि बिजली बोर्ड के खर्चे भी चलते रहें, और सरकार जो फ्री देना चाहती है उसके ऊपर मतलब खर्चा पड़ेगा। नाउ दैट इज कॉल्ड द सब्सिडी मैकेनिज्म। अब एक्ट में क्या उन्होंने कहा है, नो ये गलत है। उन्होंने फर्म बनाई है DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। मतलब इनका ये कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि अगर किसी को आप बेनिफिट देना चाहते हो तो स्टेट गवर्नमेंट सीधा भुगतान उस कंज्यूमर को करे और जो बिजली बोर्ड या डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस या वो पूरा अपना टैरिफ कंज्यूमर से ले ले। इसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कहते हैं ठीक है, ये काम ऐसे ऐसे चलना चाहिए। पर सवाल ये होता है कि अगर ये DBT स्कीम लागू होती है तो हर महीने बिजली बोर्ड एग्रीकल्चरल ट्यूबवेल के ऊपर बिल डालेगा और उसको बिल पे करना पड़ेगा, और जितना बिल उसने पे किया स्टेट गवर्नमेंट उसको हर महीने उतना पैसा देना चाहिए। किसानों में ये है कि मैं एक पास से बिजली बोर्ड ने मेरे पे बिल दिया, मुझे तो देना पड़ेगा, मैं दे दूंगा, और सरकार की तरफ से पैसा ना आए तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो मतलब है किसानों का ये है कि इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के चक्कर में मेरी सब्सिडी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वो कहते हैं जब चलता आ रहा है, आप सरकार कहती है फ्री बिजली दो हमें, फ्री मतलब पानी के लिए, और सरकार सीधा बिजली बोर्ड को पैसा दे, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। सवाल इतना है कि और सारे लोग जानते हैं जब स्टेट गवर्नमेंट को सब्सिडी देने के लिए बिजली बोर्ड के लिए पैसे नहीं है तो वो कंज्यूमर्स को कहाँ से दे देगी, सवाल ये है। तो इसलिए मैं समझता हूँ किसानों का जो ऑब्जेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा वजन है जी। वो कहते हैं मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी तो बिजली कट जाएगी अगर मैंने 1 महीने का बिल ना दिया और पीछे से पैसे आए ना, ये मेरे से नहीं होगा। ऐसे जो आपस में आपने करना करो, मुझे तो फ्री बिजली चाहिए बस, ये मसला है। इस सारी बातचीत से यही बात निकलकर सामने आती है कि निजीकरण का जो फ़ायदा है, प्राइवेटाइजेशन का जो फ़ायदा है, वो सिर्फ कॉरपोरेटिव हाउसेस को ही होगा। कॉरपोरेटिव हाउसेस ही इसका फ़ायदा ले सकते हैं, ना कि आम इंसान और सरकारी मुलाजम। प्राइवेटाइजेशन का जो नुकसान है वो सबसे ज़्यादा सरकारी मुलाजम और आम इंसान को ही होगा, जिसके मद्देनज़र हम चाहते हैं कि सारी बातचीत से लोग जान सकें कि कितना ज़्यादा नुकसान लोगों को झेलना पड़ सकता है और प्राइवेटाइजेशन किस हद तक फ़ायदेमंद है कॉरपोरेट हाउसेस के लिए। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी नवी अपडेट तुसी मिस ना करो।